हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 पे कमीशन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से राज्यसभा में सवाल जवाब हुए हैं और काफ़ी सारे सवाल जो विपक्ष के द्वारा किए गए 8 सीपीसी को लेकर और सरकार ने क्या कुछ उनका जवाब दिया, वो सारा कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, TOR क्या होता है, काफ़ी सारे दोस्तों को इसको लेकर डाउट है। तो TOR जो होता है दोस्तों, वो होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। इसके बिना जो 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। TOR फाइनल होगा सबसे पहले। और TOR क्या होता है, देखिए जैसे कि आपके जो रक्षा मंत्रालय हैं या आपका रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग में आपकी यूनियन वगैरह हैं, तो ये सभी जो लोग हैं अपने अपने कर्मचारियों के लिए यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए इन चीज़ों की जो 8वें वेतन आयोग के अंदर पूर्ति होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, इन पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। तो ऐसी डिमांड यहाँ पे सरकार के सामने रखी जाती है। सरकार खुद पूछती है इनसे कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्या कुछ मांग रखना चाहते हो। तो उसके बाद में सरकार जो भी मांगे उठाते हैं उसके ऊपर विचार करती है और जो सरकार को लगता है कि हाँ ये चीज़ जायज़ है या इनको पूरा करना चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार अप्रूवल दे देती है और वो फाइनल हो जाता है। जब ये फाइनल हो जाता है कि कौन से कर्मचारी को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर, तो उसी को बोलते हैं TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस। वो चीज़ें फाइनल होने के बाद ही जो 8वां वेतन आयोग आपका लागू होता है। शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि रेलवे यूनियन के मंत्री है, उन्होंने हाल ही में कहा था एक बयान के दौरान कि TOR जो है फाइनल हो चुका है। तो TOR अगर फाइनल हो गया तो यहाँ पे चेयरमैन वगैरह बनते ही आपके 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर भी राज्यसभा में क्या कुछ सवाल जवाब उठे उनके ऊपर बात करेंगे, एकदम ऑफिशियल है। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे बोर्ड के दो ऑफिशियल लेटर भी यहाँ पे जारी किए गए, जिसमें एक है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के भाइयों का जो प्रमोशन की पद्धति है उसको बदलने को लेकर है, और दूसरा जो है JEE LDC का जो एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर है। तो सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या राज्यसभा में सवाल जवाब हुए वो देख लेते हैं। देखिए ये है आज ही की डेट का अपडेट है। राज्यसभा के अंदर लिखित संख्या 2642 और श्री जावेद अली खान है, इन्होंने सवाल किया है वित्त मंत्री से। 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों की अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो हितधारक रहते हैं, एक तरीके से यूँ मान ली कि यूनियन वगैरह आपकी, उनसे जो चीज़ें मांगी गई थी उसका जो और अनुरोध किया गया था उसका ब्यौरा क्या है, उपयुक्त मंत्रालय विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्राप्ति किन किन तिथियों को हुई। सरकार द्वारा 7 महीने व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आयोग की अधिसूचित नहीं किए जाने के क्या कारण है। यानी जनवरी में यहाँ पे जो है औपचारिक घोषणा हो गई थी, लेकिन अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया गया है। इसका कारण पूछा गया है, क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अनुरूप नहीं है। यानी यहाँ पे राजकोषीय या वित्तीय स्थिति जो है सरकार की ठीक है या नहीं है। आगे लिखा है, यदि हाँ तो ऐसे कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या है, और आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब। काफ़ी सारे जो है बढ़िया बढ़िया सवाल जो सभी के मन में डाउट्स एक तरीके से रहते हैं, वैसे सवाल यहाँ पे उठाए गए 8वें वेतन आयोग को लेकर। और यहाँ पे उत्तर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिनांक 17/1/2025 और दिनांक 17/2/2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारत विषय के इनपुट मांगे गए थे। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि यहाँ पे इनपुट मांगे जाते हैं सभी जो मंत्रालय हैं, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग। तो जो डेट इन्होंने पूछी थी जावेद अली खान जी ने, तो यहाँ पे इन्होंने डेट बता दिया कि इस डेट को हमने मांगा था, सभी जो मंत्रालय हैं अलग अलग उनसे मांगा था कि आप अपने क्या क्या विचार रखना चाहते हो। आगे ख और ग का जवाब इन्होंने दिया है, मांगे गए इनपुट्स अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, इसकी आधिकारिक अधिसूचना तथा समय जारी की जाएगी। यानी इन्होंने कहा कि जो हमने इनपुट मांगे थे अभी तक सभी जगह से इनपुट मिले नहीं, अभी भी कई जगह से इनपुट आ रहे हैं, तो इसकी जल्दी हम जो है आधिकारिक अधिसूचना और समय जारी कर देंगे, डेट वगैरह। आगे लिखा है, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। ये बिल्कुल बात सही हो जाती है कि सरकार ने यहाँ पे हामी भरी है, हालांकि औपचारिक घोषणा हो चुकी थी तो सरकार को हामी भरनी थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो है इसका 8वें वेतन आयोग का निर्णय ले चुके हैं, इसका गठन हम करेंगे। और आगे जो सवाल पूछा गया था कि सरकार की जो है वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है क्या 8वें वेतन आयोग के लिए, तो इसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता, इसका मतलब सरकार की जो है राजकोषीय नीति या राजकोषीय स्थिति ठीक है। आगे लिखा है, आधिकारिक अधिसूचना तथा समय जारी की जाएगी। इनका जो पूछा गया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब किया जाएगा, उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि आधिकारिक अधिसूचना समय जारी की जाएगी। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी दोस्तों अधिसूचना आएगी, उसके बाद में सदस्यों की नियुक्ति होगी, सदस्य इस पे काम करेंगे। थोड़ा सा लंबा इसमें
काम खींच सकता है। तो थोड़ा सा लंबा अगर खींचता है और यहाँ पे अपने पास में ज़्यादा समय नहीं है, 8वां महीना चल रहा है, 4 महीने अपने पास में बाकी रहे इस साल के, और 1 जनवरी 2026 आपका पे कमीशन लगना है। अब देखना ये होगा कि कितना जल्दी जल्दी इसकी अधिसूचना आती है, अधिसूचना में क्या कुछ रहता है, टर्म ऑफ रेफरेंस में कौन कौन से बिंदुओं को इंक्लूड किया गया, जो मांगे कई विभागों के द्वारा मांगी गई थी कि हमारे एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें सरकार ने मानी है। इसके अलावा यहाँ पे सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसके बाद में जल्दी आपका 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये सवाल किए गए थे यहाँ पे जावेद अली खान जी के द्वारा, और इसका रिप्लाई इन्होंने ये दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी गर्मजोशी से विपक्ष और विपक्ष में काफ़ी तर्क वगैरह हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जल्दी आपको 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना और इसके सदस्य, चेयरमैन वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है, और 1 जनवरी 2026 आपका पे कमीशन लागू होने वाला है। अगर डिले होता है तो उसमें आपको सैलरी का जो एरियर बनेगा वो दिया जाएगा। हालांकि HRA और TA का एरियर आपको नहीं मिलेगा पिछले वित्त आयोग जो पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा दो ऑफिशियल अपडेट आए हैं। पहला ट्रैक मेंटेनर 4 के प्रमोशन को लेकर है। तो देखिए ये है 11/8/2025 कल की डेट का अपडेट है। देखिए सब्जेक्ट इसका नॉर्म्स प्रोसीजर फॉर फ्यूचर प्रमोशन इन द यूनिफाइड कैडर ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स लिखा है। ऑल इंडियन रेलवे मैन्स फेडरेशन हैज़ डिमांडेड टू चेंज द प्रमोशनल मोड ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट 2800 ग्रेड के लिए सिलेक्शन टू नॉन सिलेक्शन फ्रॉम वॉइस टू सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी। यानी दोस्तों अभी होता क्या है, वर्तमान में देखिए ये प्रोसेस चल रहा है। ट्रैकमैन भाइयों का जो प्रमोशन होता है यहाँ पे ग्रुप डी के थ्रू यहाँ पे 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरा जाता है। अभी जो प्रमोशन की जो प्रणाली है रेलवे की ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए वो ये है, यहाँ पे 1800 ग्रेड में डायरेक्ट भर्ती होती है। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड ट्रैकमैन ट्रेनर जो ग्रेड 3 के होते हैं उनका भी डायरेक्ट भर्ती कोई होती नहीं है। तो यहाँ से जो है ऑन प्रमोशन इनका हो जाता है। लेवल 2 के अंदर 100% पोस्टें इसकी प्रमोशन से भरी जाती है, इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं लगता है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 जो है लेवल 4 के अंदर, इसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं देना होता है। 100% पोस्टें प्रमोशन के द्वारा भरी जाती है। कोई भी सिलेक्शन वगैरह कोई भी एग्जाम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं देना, आपकी सीनियरिटी के आधार पर आपका प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2400 ग्रेड से 2800 ग्रेड में जाने के लिए 100% पोस्टें जो है प्रमोशन से भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको प्रमोशन थ्रू वाया सिलेक्शन, यानी आपको यहाँ पे जो है मौखिक परीक्षा एक तरीके से देनी पड़ेगी। मौखिक परीक्षा या वाइवा, अभी क्या होता है कि आपको यहाँ तक तो आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं देना, या डायरेक्ट ग्रुप बी के थ्रू भरी जाएंगे और यहाँ से 100% पोस्ट आपको प्रमोशन से होती जाएगी। कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना, कोई भी वाइवा वगैरह आपको नहीं देना। लेकिन लेवल 4 से 5 में जाने के लिए अभी वर्तमान में जो है वाइवा देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों द सिलेक्शन फॉर द ग्रेड फर्स्ट वाज ओरिजिनली इनवाइज्ड टू बी थ्रो ट्रेड टेस्ट विच वाज सब्सिक्वेंटली चेंज टू वाइवा। देखिए पहले क्या होता है दोस्तों, इसका जो ओरिजिनली क्या होता है लेवल 5 के लिए पहले ट्रेड टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन बाद में इस लेटर के तहत ट्रेड टेस्ट को जो है वाइवा में कन्वर्ट कर दिया। और अब जो है डिमांड की जा रही है कि जो वाइवा है इसको हटा के यहाँ पे जैसे पीछे के एग्जाम जो हो रहे हैं सीनियरिटी बेस पे उसी आधार पे प्रमोशन यहाँ पे किए जाए। तो यहाँ पे ये सरकार यूनियन ने डिमांड की है। तो आगे जो है यहाँ पे लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव जोनल रेलवेज आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश देयर कमेंट्स रिमार्क ऑन द डिमांड ऑफ फेडरेशन। यानी फेडरेशन के द्वारा जो मांग की गई है उसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या फेडरेशन डिमांड कर रही है, उसको लेकर आप जो है यहाँ पे कीपिंग इन माइंड उसको माइंड में रखते हुए सिलेक्शन पोस्ट इज रिक्वायर्ड इन एंड ट्रैक मेंटेनर कैडर ग्रेड और नोट। यानी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड जो फर्स्ट है इसके लिए कैसे क्या कुछ रहना चाहिए, आप अपने जो है यहाँ पे जो यूनियन वगैरह हैं उनसे टिप्पणी वगैरह या जो भी बातचीत करके इसको चीज़ों को लागू कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो लेटर है आरआरबी जेई जो होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि एलडीसी कोटे के तहत यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जेई की भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे जोनल रेलवेज़ के अंदर जो कन्फ्यूजन बना हुआ था कि इसके लिए कौन कौन सी ट्रेड वगैरह से आप जो इंजीनियरिंग वगैरह डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, उसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ पे देयरफॉर इट हैज़ बीन क्लियरफाइड दैट द सब्जेक्ट्स टू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड्स एंड डिप्लोमा ग्रेजुएशन, यहाँ पे इन ट्रेड से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड से किसी ने डिप्लोमा कर रखा है या किसी इसके जो सब सब्जेक्ट है उनसे किसी ने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है इंक्लूडिंग देयर सब स्ट्रीम ब्रांच इफ एनी मे बी अलाउड टू बी ए रिलेवेंट ट्रेड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप आईटी ट्रेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ जेई मैकेनिकल एंड जेई इलेक्ट्रिकल रेस्पेक्टिवली अगेंस्ट द 25% कोटा। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप जेई एलडीसी कोटे का जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कोटे की जो भर्तियां हैं जेई की एलडीसी कोटे से उनका आप एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल रहते हो। तो इस लेटर को आप डिटेल से देख सकते हैं, इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट, आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक दोस्तों जरूर करें। थैंक यू।